गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th SST। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 30 पर डेमोक्रेसी एंड इट्स की फीचर। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली लोगों का खुद का रूल है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का रूल है। मतलब हमारे द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो गवर्नेंस करेगा हमारे बेटरमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू फेमस यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या दी थी उन्होंने? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। किसकी गवर्नमेंट है? लोगों की गवर्नमेंट है। फॉर द पीपल, किसके लिए है? लोगों के लिए है। एंड बाय द पीपल, और कौन चला रहा है इस गवर्नमेंट को? लोग ही चला रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है जो हमारे हर जगह यूनिवर्सली जो है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है जिस भी कंट्री में वो एडॉप्ट की है उन्होंने यही पॉलिसी। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का की फीचर क्या है? इक्विलिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इट इज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी इज better because it promotes equality among citizens. It enhances the dignity of the individual, it improves the quality of decision making, and it provides a method to resolve conflict, and it allows room to correct mistakes. देखिए, डेमोक्रेसी की फीचर क्या है? इक्विलिटी मतलब ये कि कोई भी इंसान, किसी भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो कोई कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो सारे इक्वल हैं। और यही इसकी ब्यूटी है। और इसके वजह से जो सिटीजन्स हैं उस स्टेट के या कंट्री के, वो सिटीजन डिग्निटी फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उनकी लाइफ के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, झगड़ा, वो कम होता है। और इसके अलावा जो मिस्टेक्स होती है उसको रिजॉल्व इजीली कर लेते हैं, गलती सुधारते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे दैट क्लेम द सम काइंड ऑफ democratic politics. They have a formal constitution, they hold election, they have political parties, and they guarantee rights of citizen, right? While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievement and their culture. देखिए, डेमोक्रेसी बेसिकली कोर जो है, कोर जो अगर सोल बोले तो अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन से हमको पता पड़ता है। की फीचर क्या है इसका? इक्वलिटी। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं फेयर। इसके अलावा ये गारंटी देता है अपने सिटीजन्स को कि वो कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इस डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो हम कंडीशंस देखें तो उसमें क्या कंट्री टू कंट्री अगर हम देखेंगे क्या अलग अलग चीज़ें होती है, डिफ्रेंशिएशन होकर कर सकें, तो वो है कि सोशल सिचुएशन। अब यहाँ की सोशल सिचुएशन, यहाँ का जो इंडिया का है, लैंग्वेज से लेके अगर यहाँ का कल्चर देखें, इकोनॉमिक अचीवमेंट देखें, तो और
दूसरी किसी कंट्री का देखें, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का देखें, या फिर हम देखें ब्रिटेन का देखें, या फिर जापान का देखें, तो हर जगह का जो कल्चर है वो अलग है और उस बेसिस के ऊपर डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसेस हल्की सी चेंज होती है। आगे चलते हम पढ़ते हैं डिफरेंट system of power. Earlier, most of the people supported various systems of power, such as rule of monarch or military dictator or religious leader. But today, democracy is seen good in principle, though many of us may not be satisfied with it in practice. देखिए क्या है कि पहले तो क्या था, बहुत दूसरे पावर, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए बहुत सारे पावर जो यूज़ होते थे, जैसे मोनार्क मतलब राजा महाराजा किसी देश को चलाते थे, शासन को चलाते थे, और उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता था। उन्होंने एक बार बोल दिया कि भैया ये करना है, मतलब उनका डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन। उन्होंने बोल देते हैं किसी को सज़ा देने के लिए, अगर वो बोल देते कि फांसी की सज़ा दे दे तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। अब उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी हमने देखी है, और सबसे वर्ल्ड वार फर्स्ट और उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड का रीजन ही डिक्टेटरशिप था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट वर्ल्ड वार सेकंड वाज हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और वो क्या था, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही थी। और रिलीजियस लीडर्स भी हुए हैं बहुत सारे लोग, जो पहले चलता था और जिसकी जो लोग बाग फॉलो करते थे, और उस पूरा स्टेट उस चीज़ को फॉलो करते थे। लेकिन इन सब प्रिंसिपल में जो या इस सब प्रैक्टिसेस में जो बेटर है वो फाइंड लोगों ने की है, वो किसको की है, डेमोक्रेसी को। हालांकि इसमें एक लिखा हुआ है कि कुछ लोग कई बार डेमोक्रेसी के प्रैक्टिसेस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन एंड negotiation. So some delay is bound to take place, but because it follow procedures and its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. देखिए सबसे बड़े अनसेटिस्फेक्शन का रीज़न ये रहता है लोगों का कि भैया जो डिसीजन होता है बहुत लेट आता है। लॉ जो होती है वो अपना एक्शन बहुत धीरे लेती है। हालांकि ये बात जो है वो सही है लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर निगोशिएशन जो होता है वो होता है, रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, और इसका एक सेट प्रोसीजर होता है, जिसके चलते प्रोबेबली डिसीजन जो होता है वो लेट हो सकता है, लेकिन वो बहुत प्रिसाइज होता है, एक्सेप्टेबल होता है, लोगों को समझ में आता है और लोगों को इफेक्टिवली यूनाइटेड रखता है, और इसके एडवर्स इफेक्ट भी लोगों पर नहीं होते हैं। द सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन the process of decision making. This is known as transparency. Transparency is a very good word. मतलब कि ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है और उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया, क्या उसके पीछे की पॉलिसी है, वो सारे लोगों को पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट ने लेके आए थे वो लेके आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ओके, तो ये ट्रांसफर, इससे क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो है कैपेबिलिटी बढ़ती है और आपको पता पड़ता है कि फर्दर आपको किस तरह का डिसीजन लेना है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिस्ड
फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जैसे नॉर्थ कोरिया बात करें, वो नॉन है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे लोगों के पास में कोई राइट्स नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की कोई उम्मीद नहीं है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन टू होल्ड government accountable and a mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit। देखिए इसमें क्या है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। अकाउंटेबल का मतलब ये कि उनकी जो पॉलिसी है, वो अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी। और यहाँ पे सिटीजन जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में, राइट। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी आर रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन, पब्लिक डिबेट्स, मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सेप्ट अ डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट that is attentive to the need and demand of the people and largely free of corruption। तो आपने देखा कि इसके डेमोक्रेसी के एक्सेप्टेड आउटकम क्या है कि रेगुलर जो होती है फेयर इलेक्शन होते हैं, होने चाहिए इसमें होते हैं। पब्लिक डिबेट जो होती है ऑन मेजर पॉलिसी, मतलब लोग बाग अपने विचार रख सकते हैं, व्यू रख सकते हैं कानून के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर। इंफॉर्मेशन का ज़रूर होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी बनाती है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिमांड भी है लोगों की, और उसके लार्जली ऑफ कोर्स करप्शन नहीं होना चाहिए। बट ऑन द रिकॉर्ड द डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेटेड the needs of the people and often ignore the demand of the majority of its population. But non-democracy are the one of more sensitive to the people, not more sensitive to the people। देखिए इसमें जो बात लिखी है आप समझने की कोशिश करिएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर की जिस तरह से ये फंक्शनिंग करता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो होती है वो कहीं ना कहीं जो जिस तरह की उनको इग्नोरेंस उनके लिए होती है, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है मेजर पॉपुलेशन में। लेकिन अगर इसका अल्टरनेटिव देखें तो वो तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। जो हमने मोनार्क पढ़ा था या डिक्टेटरशिप पढ़ी है या रिलीजियस लीडरशिप पढ़ी है, तो उससे तो ये बहुत फार बेटर है। अब मैं इसके अंदर जो है वो डेमोक्रेसी के फर्दर अगर अपन बात करें, लिबरेशन, डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी, ये सारी वर्ड्स को लेकर अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे एक्चुअल में इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन सिंस अभी आप क्लास 7th में हैं, तो अभी आप केवल आपके ये जो है थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली इसी के लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपको। इसके आगे मैं एक्सप्लेन आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पे ये समझाने लगूँ कि क्यों डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो हम यहाँ पे जो बुक की लैंग्वेज है उसको हम ट्रांसलेट करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए फर्दर इसी को एक्सप्लेन किया इन्होंने। हम इसके बाद में आगे बात करते हैं इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी है वो पॉलिटिकल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे इक्वलिटी को लेके हमको ज़्यादा
डीप में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा अवेयर हैं इसको लेके, और हमने इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ रखा है। और जब हमने बाकी राइट्स भी पढ़ते हैं हम, जो हमारे आम जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजियस बिलीफ, और ये सारे राइट हमको ये बताते हैं कि हम इक्वल हैं। तो इसको मैं बहुत सरसरी तरीके से पढ़ूंगा, समझाऊंगा। डेमोक्रेसी आर द बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटीज। एक बात तो ये है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। ऑल द इंडिविजुअल हैव इक्वल राइट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। भाई देखिए, ऐसा है कि सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जने को 4 वोट कास्ट करने का अलाउड हो और एक जने को 10 वोट कास्ट करने को अलाउड हो, और किसी को वोट कास्ट करना अलाउड ही नहीं। ऐसा तो नहीं है, हर एक को एक वोट कास्ट कर सकते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, और वो किसी को भी जो भी इलेक्शन में खड़ा है उसको अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और विदाउट एनी प्रेशर वो अपनी चॉइस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर सकते हैं। और दिस इज व्हाट इक्वल राइट ऑल अबाउट। सो ग्रोइंग इकोनॉमिक, अब आपने इकोनॉमिक अगर कंडीशन देखें तो अगर कोई जॉब है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 10 आदमियों को एग्ज़ाम में बैठना अलाउड है और बाकियों को नहीं है। या फिर आप महाराष्ट्र के अंदर या राजस्थान के अंदर कोई एग्ज़ाम हो रहा हो तो आप जो है महाराष्ट्र में जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारी कंट्री का पार्ट है, हम वहाँ पे जाके भी एग्ज़ाम दे सकते। तो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक। आप कहीं पे भी अपना किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप कहीं पे भी अपनी लैंड खरीदना चाहे, ज़मीन खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, इक्वलिटी की बात बताती है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये होना चाहिए, और यही चीज़ें हम चाहें तो किसी तरह के भी जो हैं जो हमारी बेसिक नीड है उसको, जैसे कि फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए इसको इनकम को जनरेट करने में। तो हम बॉटम, ये देखिए, ये एक बड़ा है कि ये जो हमारे जो डेमोक्रेसी के अंदर कम से कम इतनी क्वालिटी होनी चाहिए या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बेसिकली हर किसी को ये बेसिक नीड प्रोवाइड कर सके। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द मेजॉरिटी एंड द पुअर आर फाउंड इन मेजॉरिटी, राइट। तो मैक्सिमम लोग पुअर जो होते हैं वो क्योंकि 5% या 2% देखो तो वो रिच होता है, मिडिल क्लास वाले होते हैं बाकी थोड़े से, और बाकी जो होते हैं वो पुअर होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है। तो मेजॉरिटी जो है, तो डेमोक्रेसी उनके लिए होता है, तो उनका राइट्स का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए पॉलिसी बनाने में भी, ताकि उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकें। और अगर हमारे यहाँ पे जो पुअर हैं जितने भी, अगर हमारी कंट्री के सारे, जब सबकी लाइफ अपलिफ्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ भी अपलिफ्ट होगी और हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन पाएगी, राइट। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल की, इनइक्वलिटी इन इंडिया। डेफिनेटली देयर इज सम इनइक्वलिटी। तो इन इंडिया एवरी अडल्ट पर्सन, मेल और फीमेल, एज्ड 18 और मोर हैव द राइट टू वोट। सबको वोट देने का अधिकार है जो 18, पहले ये 21 था, फिर राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसको 18 ईयर्स कर दिया। द सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बट द डेली लिविंग एंड वर्क कंडीशन ऑफ मैनी पीपल आर फार फ्रॉम इक्वल. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways such as caste and religion. देखिए, इसके अंदर ये है कि जैसे
कई जगह हैं इंडिया में जहाँ पे पुअर एजुकेशन है लोग, तो वहाँ पे एक्चुअल में थोड़ी सी इनइक्वलिटी अभी बाकी है। बाकी जो बड़े बड़े सिटीज़ हो गए जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, लोग समझदार हो गए, पोलाइट हो गए हैं, वो हर एक का रेस्पेक्ट करते हैं। और हमको चाहिए कि हमको हर एक का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और आपको भी आपके पेरेंट्स जैसे बचपन से ही सिखाते हैं कि एवरी पर्सन इज रेस्पेक्टेबल, सो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीबडी। कास्ट इनइक्वलिटी, अब कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में वी आर गोइंग टू पुट सम लाइट in this para. One of the common form of inequality in India is caste system. The division of caste into India, the caste division is special to India. In other countries, it is not seen. All societies had some kind of social inequality, some form of division of labor. In most societies, occupation are passed on from one generation to another. Caste system in India is an extreme form of this. There are members of same caste group practiced the same similar occupation, married within the caste group, and did not eat with the neighbor for other caste group. If we live in the rural area, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. देखिए, ये जो पैरा है वो बेसिकली इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में है। हालांकि अब जो है वो करंट जनरेशन जो है वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती नहीं है, लेकिन है रूरल एरिया में कई जगह कास्ट जो होती है वो मेजर फैक्टर जो देखी जाती है। वहाँ पे जैसे अगर पर्टिकुलरली किसी कास्ट है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँगा तो लेते हैं अपन, जैसे कोई गोल्ड स्मिथ है, तो सपोज गोल्ड स्मिथ जो होता है वो उनका जो सन होता है वो भी गोल्ड स्मिथ ही बनता है। इसके बाद उसका जो सन होगा वो भी गोल्ड स्मिथ। अब वो आपस में मैरिज करते हैं तो वो आपस में एक ही कास्ट में करते हैं। तो सिमिलरली हर अलग अलग कास्ट के अंदर ये जो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई लोअर कास्ट के अंदर है और वो लोअर कास्ट के ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ही जो प्रैक्टिस है उसी तरह का ऑक्यूपेशन को फोर्स किया जाता है कि वो करें प्रैक्टिस। ये पहले की कंडीशन थी। अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद में अब इस तरह की प्रैक्टिसेस कम हो गई हैं और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। पार्टली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सोशल रिफॉर्मर्स। और ये सोशल रिफॉर्मर्स आज की बात नहीं है, ये 18वीं शताब्दी मतलब कि राजा राम मोहन राय से जब है, दे आर स्टार्टेड वर्किंग ओवर इट एंड देन गांधी जी एंड ऑल अदर रिफॉर्मर्स आर देयर एंड ड्यू टू अदर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस कास्ट एंड सिस्टम इन अ मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंज। अब बहुत चेंज आ गया, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको। अर्बनाइजेशन हो गया, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हो गया, चेंज इन ऑक्यूपेशन, वीकन द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड इन विलेजेस, ओल्ड नेशन, हायर लोअर कास्ट, ये सब कुछ टूट गया। अब सब क्या है कि बराबर चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन इतना है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोहिबिटेड कर दिया, लॉ ऐसे बने हैं जिसके अंदर जो है ये है। और जो अनटचेबिलिटी थी इज नॉट एंडेड कंप्लीटली, दो दलित मीन्स broken or oppressed were
now continue to be seriously discriminated against from school and to officers. Earlier ये जो चीज़ है ये अर्लियर थी, अब इट इज़ नॉट. अब आप देखेंगे कि चाहे वो स्कूल हो चाहे ऑफिसेज हो, nobody actually consider everybody is respected, everybody is loved, or similarly we are also in our societies. अब जो करंट जनरेशन है जो है वो कास्ट इनइक्वलिटी को आने वाले टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे कास्ट इक्वलिटी नॉट इनइक्वलिटी, और वो हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा ये पोर्शन. अब बात करते हैं हम रिलीजियस इनइक्वलिटी की. देयर आर सम पीपल हु हेट दोज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन ग्रुप. मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर population followers of different religion. In some places such as Northern Ireland are the more of the people belong to the same religion, and they can be seriously different practices of religion. Religious differences are often expressed in the field of politics. अब देखिए ये अलग अलग रिलीजन वाले जो होते हैं वो उनमें भी इनइक्वलिटी होती है. अपने सेम रिलीजन में मैरिजेस होती है, उनके सेम रिलीजन जो होता है अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस को सुपीरियर समझते हैं, और ये अल्टीमेटली ये इनइक्वलिटी है ये भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है. लोग बाग समझदार हो रहे हैं, और एजुकेशन होने के बाद में अब ना केवल हम दूसरे रिलीजियस लोगों के प्रैक्टिसेस को रेस्पेक्ट करते हैं, बल्कि हम जो हैं वो ये इनइक्वलिटी भी हमारी कंट्री में अब नहीं के बराबर हो गई है. सो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी. व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल द डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट. अब देखिए अगर किसी को इनइक्वल करें, अगर सपोज आप एक ग्रुप में बैठे हैं और आपको लोग बाग आपसे बात कम कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो आप कैसे फील करोगे? आपकी डिग्निटी कहीं ना कहीं हर्ट होगी, आपका रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं हर्ट होगा, आप आउटकास्ट जो होता है वर्ड वो आप फील करोगे. तो कास्ट जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई इंसान बॉर्न होता है या कोई रिलीजन है वो जो होता है वो बचपन से मिलता है जो प्रैक्टिस करता है. उसके अंदर अगर किसी को जैसे आप फीमेल हो या मेल हो और सोसाइटी के अंदर उसके बेसिस के ऊपर आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर उसके बाद आपको अगर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़े तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली होती है. और डेमोक्रेसी जो होती है वो उसका प्रिंसिपल ये होता है कि इक्वलिटी. तो ये इंश्योर करती है डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके और कॉलेज के एजुकेशन, उसके बाद में ऑफिसेज और लॉ इस तरह के बने हुए हैं ताकि इक्वलिटी जो है वो प्रिवेल हो लोगों के बीच में, चाहे वो कास्ट हो चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो, और जिससे क्या है कि सबसे बेसिक नीड जो सेल्फ एस्टीम है या ह्यूमन डिग्निटी है वो जो है वो महसूस हो. और अगर आपके कंट्री के अंदर सिटीजन जो होता है हार्मोनियस फील करेगा, अच्छा फील करेगा, तो वो आप कंट्री के लिए अच्छा होगा. तो डेफिनेटली ये डेमोक्रेसी जो होती है वो ये मेक श्योर करती है कि हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन डिग्निटी जो है या जिस कंट्री में भी डेमोक्रेसी है वो मेक श्योर करती है कि वो जो है कायम रहे ताकि वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो. इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मल इक्विलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो चैप्टर है इसके अंदर 2 पेज बचे हैं, तो मैं इसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और इसको ख़त्म करूंगा क्योंकि एक साथ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. सिविक्स का पहला टॉपिक था,
पहला चैप्टर था तो मैंने थोड़ा डिटेल में लिया है इसको। थैंक यू।